तो हम लोग वांट ऑफ फैक्टर पढ़ रहे थे। अब हम लोग आई को कैलकुलेट करना सीखेंगे और इसका मतलब भी जानेंगे कि आखिर आई है क्या। ये एक फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है वेदर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। अगर लेस देन 1 हुआ या ग्रेटर देन 1 हुआ, यानी 1 नहीं हुआ तो वो एबनॉर्मल है, और 1 के बराबर हो गया तो वो नॉर्मल है। हमको नॉर्मल की ओर ध्यान नहीं देना है, नॉर्मल तो आप बना लीजिएगा, एबनॉर्मल की ओर ध्यान देना है। और एबनॉर्मल फर्दर 2 भाग में टूटा है, एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन। डिसोसिएशन में 1 से ज्यादा होगा वैल्यू आई का, और एसोसिएशन में 1 से कम होगा। तो वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इनको कैलकुलेट करने का 2-3 प्रोसेस है, 2-3 फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला बात, आई बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टूटने या जुड़ने के बाद जितना पार्टिकल्स है डिवाइडेड बाय जितना शुरू से मौजूद था। इस रेशियो को हम लोग आई कहते हैं। जैसे इस टर्म को अब आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl डिसोसिएट हुआ, टूटा, तो ये Na प्लस और Cl माइनस होगा, ठीक। तो मान लेते हैं 100% डिसोसिएशन हुआ है, कंप्लीट डिसोसिएशन इसको बोलते हैं। तो अब आप आई का वैल्यू निकालिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टूट रहा है, ये डिसोसिएशन है, यानी ग्रेटर देन 1 होगा बाबू, पहले ही समझ लेना, टूट रहा है ये। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद क्या को पार्टिकल है, 1 2 यानी 2, डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इनिशियल क्या है, NaCl तो 1 ही को है, बाई 1, यानी ये 2 हो गया आई का वैल्यू। देखिए 1 से ज्यादा आया तो डिसोसिएशन हुआ ना। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, CaCl2, तोड़िए, Ca+2, आयंस को बैलेंस करके लिखिएगा बाबू। Cl2 जो है क्लोरीन, वो आपका 2 गो है, ऐसे तो ये क्लोराइड आयन टूटता है और ये 2 गो है, इसलिए 2 यहां लगेगा, तो आई का वैल्यू निकालिए। अगेन दिस इज 100% कंप्लीट डिसोसिएशन। तो 2 और 1 3, टूटने के बाद 3 है और पहले 1 है, तो कितना आया, 3। यानी अब हम आपको ये सुविधा देंगे कि जो 100% डिसोसिएशन हो जाता है उसमें आप ऐसे निकालिएगा, जितना उसमें एटम है उसको गिन दीजिए, वही उसका आई का वैल्यू होगा। जैसे देखो NaCl में 1 Na 1 Cl यानी 2 आई का वैल्यू होगा। CaCl2 में एटम गिनो, 1 कैल्शियम का, 2 क्लोरीन का, 3, तो 3 होगा। ठीक उसी प्रकार K2SO4 गिनो, गिन के दिखाओ। अब तुम बोलोगे कि 2 3 3 4 7 होगा, जी नहीं, आयंस को देखो, K2SO4 कैसे टूटेगा, ट्वाइस K प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, यानी 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट आयन, 3 हो गया। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अब आपको गिनना है CaCO3 का, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन और 1 कैल्शियम 5, जी नहीं, Ca+2 कैल्शियम टूटेगा, आयंस में तोड़ना, और कार्बोनेट CO3 2 माइनस, तो कितना हो गया, बैलेंस है, 1 कैल्शियम और 1 कार्बोनेट, 2 हो गया इसका। तो इस हिसाब से आप 100% डिसोसिएशन में आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अब एक फॉर्मूला तो हम लोग समझ गए, ये आपका एक फॉर्मूला था। एसोसिएशन, ये आपको डिसोसिएशन है। एसोसिएशन सभी मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है। एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ एसिड्स में होते हैं जो डाइमेराइज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो एसोसिएशन का पॉइंट आपको हम अलग से बताएंगे, ठीक है। अभी हम आई का डिफिनेशन आपको बता देते हैं। एक तरीका ये हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। फॉर्मूला नंबर 2, आई का वैल्यू, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास किसको कंसीडर किया जाए? तो नॉर्मल का मतलब होता है जो आप कैलकुलेट करने योग्य हैं, जो आप निकाल सकते, जो आपको पता होता है। जैसे मान लो, जैसे मान लेते हैं, मान लो कि
H2SO4 आपका सॉल्यूट लिया है, ठीक है, तो H2SO4 का मोलर मास तुम कैलकुलेट करो, 98 ग्राम आएगा, निकालोगे सबका जोड़ के तो 2, 32 और 64, 98, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। और एबनॉर्मल किसको बोलेंगे? एबनॉर्मल उसको बोलेंगे जो आप जिससे जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उस फॉर्मूला को यूज करके इस मोलालिटी को तोड़ोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे तोड़ोगे? गिवन वेट बाय मोलर मास, एम को हम तोड़ रहे हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये जो M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपको एबनॉर्मल है, ठीक है, यानी फॉर्मूला यूज करके जो तुम मोलर मास निकाले हुए वो तुम्हारा एबनॉर्मल होगा, समझना बात को। और जो तुम ऐसे ही एटम का सिर्फ एटॉमिक वेट जान करके कैलकुलेट करते हो जोड़ के, वो आपका मोलर मास होगा। तो उन दोनों के रेशियो को तुम निकालोगे तो तुम्हारा आई का वैल्यू निकलेगा। चलो एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। हमको H2SO4 का नॉर्मल मोलर मास पता है 98 ग्राम है, ठीक है, तो हम नॉर्मल लिख दिए 98। अगर मान लीजिए एबनॉर्मल आपका 100 आ गया, जो तुम यहां से कैलकुलेट किया फॉर्मूला से, तो अब ये रेशियो का वैल्यू आई से 1 से कम होगा कि ज्यादा? तो 1 से कम होगा। तो 1 से कम होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि H2SO4 बाबू एसोसिएशन कर रहा है, क्योंकि हमको पता है कि आई का वैल्यू 1 से कम एसोसिएशन होता है। और अगर मान लो डिसोसिएशन होगा तो 1 से ज्यादा होगा। तो डिसोसिएशन के लिए क्या होना चाहिए? एबनॉर्मल मोलर मास छोटा होना चाहिए नॉर्मल से, और एसोसिएशन के लिए क्या होना चाहिए? एबनॉर्मल मोलर मास बड़ा होना चाहिए नॉर्मल से, तभी ना 1 से छोटा आएगा। 98 तो नॉर्मल फिक्स है। अगर ये कम है, देखो नॉर्मल से ये मोलर मास मान लो कम आया तो फेनोमेनन हो गया डिसोसिएशन का, क्योंकि 1 से ज्यादा आएगा। और अगर ये नॉर्मल एबनॉर्मल मोलर मास नॉर्मल से ज्यादा हो गया, मान लो 100 हो गया, तब ये फैक्टर चला गया एसोसिएशन, क्योंकि अब तो आई का वैल्यू 1 से छोटा हो गया। बात समझने का है, फॉर्मूला भले है ज्यादा, लेकिन बात समझिए, बहुत काफी बड़ा बात नहीं है ये। नॉर्मल और नॉर्मल में बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट रखिए। नॉर्मल जो आप एटॉमिक वेट से जोड़ करके निकालते हैं, और एबनॉर्मल दैट यू विल कैलकुलेट यूजिंग द फॉर्मूला डेल्टा टीबी बराबर केबीएम, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है, डेल्टा टीएफ बराबर केएफएम, पाई बराबर सीआरटी, सब में देखिएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जरूर आएगा। तो ये जो मोलर मास आप निकालिएगा फॉर्मूला से कैलकुलेट करके, तो उसको हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। बात समझ में आई? एंड द लास्ट वन, एक फॉर्मूला आपका और है जो आई को डिटरमाइन कैलकुलेट करना सिखाएगा आपको। तीसरा फॉर्मूला, आई इज इक्वल्स टू, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आई का वैल्यू जो है हम लोग 3 तरीका से निकाल सकते हैं। आप ये बात समझ गए हैं, आप ये भी समझ गए हैं, और आप ये समझिए ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर क्वेश्चन को देखिए कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का चर्चा है, कोई एक ही करेगा, या तो डेल्टा टीबी करेगा, या तो डेल्टा टीएफ करेगा, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई करेगा। कोई 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जोड़ के क्वेश्चन नहीं बनाएगा। तो आई ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए मान लेते हैं कि हम डेल्टा टीबी को लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये डेल्टा टीबी का एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल, तो ये ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल आप नहीं निकाल सकते हैं, यानी इसको क्वेश्चन में देना पड़ेगा। तो ये डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड दिया हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसको ऊपर में लिख दीजिए न्यूमरेटर में, ठीक है। और कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल, तो कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, डेल्टा टीबी बराबर केबी एम। ये केबी एम का जितना वैल्यू आएगा वही तुम्हारा कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीबी होगा। ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल तो दिया हुआ रहेगा, क्योंकि वो आपके बस की बात नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंटल
वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी गिवन इन योर क्वेश्चन, हमेशा दिया हुआ रहेगा। तो उसको आप न्यूमरेटर में लिखें और कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप फॉर्मूला से निकालिए। अगर मान लो डेल्टा टीबी पर क्वेश्चन है तो केबी इंटू एम का वैल्यू जितना होगा वही कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल होगा। डेल्टा टीएफ पर क्वेश्चन है तो केएफ इंटू एम का जितना वैल्यू होगा वही कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। पाई पर क्वेश्चन है तो पाई बराबर सीआरटी, तो सीआरटी का जितना वैल्यू होगा वही तुम्हारा कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला या वे है जिससे हम आई को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ये चैप्टर आपका जो सॉल्यूशन का है उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सेक्शन है, इनका यूज होगा क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चंस काफी बड़े हैं, ये छोटा चैप्टर नहीं है, काफी बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको टाइम लगता है 1.5 महीना पढ़ाने में, अगर क्लास में भी पढ़ाएं तो 1.5 महीना। ये तो आपका ऑनलाइन या तो आपको यूट्यूब पे दिया जा रहा है, तो ये काफी बड़ा चैप्टर है और स्टूडेंट्स को काफी टाइम लगता है इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। आप बात को समझिए, ये छोटा चैप्टर आपको नहीं है कि तुरंत 10 क्लास में या 12 क्लास में हो जाएगा, ये आपको कम से कम 16-17 क्लास लगता है इसमें। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप सिलेबस कंप्लीट करने के विषय में मत सोचिए, वो मेरा काम है, आप मत सोचिए। आपको जो बताया जा रहा है उन पर गहन अध्ययन कीजिए, उनको अच्छे से पढ़िए। एक चैप्टर को या 2 चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़े आप, सॉल्यूशन भी, अब ये आपका लास्ट टॉपिक था। अब जो भी है मेरे पास वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट्स हैं और क्वेश्चन बनाने का ट्रिक है। तो हम आपको क्वेश्चन बनाने का ट्रिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बचा हुआ है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे और क्वेश्चंस बनाना आपको सिखाएंगे। क्योंकि इतना जान लीजिए, जो भी आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है श्योर रखिए कि उनमें न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। थ्योरेटिकल सेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लीजिए इस चैप्टर की बात किया जाए तो ये चैप्टर में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल्स। काफी हाईली चूजेबल क्वेश्चंस हैं, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड में। प्लस आई से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, रिवर्स ऑस्मोसिस का केस, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक में क्या होता है, तो ये न्यूमेरिकल्स और ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन से 1 नंबर का क्वेश्चन। रॉल्स लॉ स्टेटमेंट ये सब नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपको स्टेटमेंट दिया है न्यूमेरिकल को समझाने के लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर आगे बढ़ेंगे और कैसे हम लोग ट्रिक आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस काफी बड़ा है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे।